हेलो। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं। जैसा कि हम सभी को पता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहकर के संबोधित किया जाता है। तो इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था। यूपी के झांसी के पास चिरगांव में इनका जन्म हुआ था और हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। दद्दा। उनकी कृति भारत भारती 1912 में लिखी गई, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया। और राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। तो उनकी जयंती 3 अगस्त को हम कवि दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनकी जो रचना है साकेत, जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, साकेत के लिए सन 1935 में हिंदुस्तान अकेडमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था, जो था 500 रुपए की नगद राशि। फिर साकेत के लिए ही इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी नवाजा गया था। जो इनकी रचना है ना साकेत, उसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिले थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा 1937 में इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार से नवाजा गया था। फिर 1946 में इनको साहित्य वाचस्पति पुरस्कार मिला। उन्नीस और फिर पद्म भूषण 1954 में। और 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में इन्होंने कनकलता नाम से एक कविता रचना आरंभ किया था और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी ये आए थे। उसके बाद में उनकी कविताएं जो है खड़ी बोली में मासिक पत्रिका जो थी सरस्वती पत्रिका, उसमें प्रकाशित होने लगी थी। और उसके संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी।
और महावीर प्रसाद जी की ही प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किए थे। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, उससे पहले हम ये देखते हैं कि इनको किन किन विषयों में अध्ययन प्राप्त था। इन्होंने स्कूल की जो शुरुआत हुई थी, फिर इनकी खेल कूद में रुचि अधिक थी, इसलिए वे आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और घर पर ही हिंदी, बांग्ला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन इन्होंने किया था। और एक बच्चे के रूप में इन्होंने जब अध्ययन शुरू किया तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे उनके गुरु थे। 1910 में उनका पहला प्रमुख काम और रंग में भंग इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था और भारत भारती के साथ उनकी राष्ट्रवादी कविताएं भारतीयों के बीच लोकप्रिय हुई। तो इनको राष्ट्र कवि कहने में इनकी जो प्रमुख रचना है, उनका योगदान रहा भारत भारती का। ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रही थी। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उनकी अधिकांश कविताएं जो रामायण, महाभारत, पौध कहानियों और प्रसिद्ध धार्मिक नेताओं के जीवन के कथानकों के इर्द गिर्द घूमती हैं और उनका प्रसिद्ध काम साकेत में रामायण से लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला है उसके इर्द गिर्द घूमता है। जबकि उनकी एक अन्य रचना भी है जो यशोधरा, वो भी हमने पढ़ी थी, वो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के इर्द गिर्द घूमती है। उनकी जो रचनाएं हैं देशभक्ति विषयों पर आधारित थी अधिकांशतः, और रामधारी सिंह दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे जो अन्य कवि हैं उनके बीच उनकी कविता खादी बोली में गैर तुकबंदी दोहे की विशेषता है। गुप्त जी जो है स्वभाव से ही लोक संग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से वे संवेदनशील रहे। उनका काव्य जो है एक और तो वैष्णव भावना से ओतप्रोत था और साथ ही जागरण व सुधार युग की जो राष्ट्रीय नैतिक चेतना है उससे भी अनुप्राणित था। और राजनीतिक जीवन में महात्मा गांधी जी से संपर्क के बाद में उनका जो गुप्त जी का युवा मन है गरम दल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। और अनग से पूर्व की जो रचनाएं हैं, अनग उनकी रचना है, उससे पूर्व की जो रचना है उसमें विशेषकर जैसे जयद्रथ वध और भारत भारती, उसमें कवि का जो क्रांतिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। और बाद में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे के संपर्क में आने के कारण वे गांधीवाद के व्यावहारिक पक्ष और सुधारवादी आंदोलन के समर्थक बने थे। तो इनकी काव्यगत जो विशेषताएं हम देखते हैं उसमें सबसे पहली है राष्ट्रीयता और गांधीवाद।
मैत्री शरण गुप्त के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव कूट कूट कर भरे गए थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत है। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे, परंतु अंधविश्वासों और थोथे आदर्शों में उनका जो विश्वास नहीं था। वे भारतीय संस्कृति की नवीनतम रूप की वे कामना करते थे और उनके काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता रही है। इसमें भारत के गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का ओजपूर्ण वर्णन किया गया है और अपने काव्य में पारिवारिक जीवन को भी वह यथोचित महत्व प्रदान करते थे और नारी को उन्होंने विशेष महत्व प्रदान किया था अपनी रचनाओं में। और उनकी जो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों प्रकार की रचनाएं उन्होंने की है, प्रबंध एवं मुक्तक। और मुहावरों का भी प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो भारत भारती में देश के जो वर्तमान दुर्दशा है उस पर उन्होंने शोक प्रकट किया है और कवि ने देश के अतीत का अत्यंत गौरव और श्रद्धा के साथ गुणगान किया है कि भारत श्रेष्ठ था और सदैव भारत जो है श्रेष्ठ रहेगा। उनकी एक जो पंक्तियां हैं भारत भारती की कुछ इस प्रकार है कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता उन्होंने अपनी इसमें रचना में प्रदर्शित की। एक सुगठित सशक्त जो राष्ट्रीय नैतिकता है उससे युक्त समाज और स्नेहिल परिवार हो और उदार चरित्र वाले जो नर नारी हैं उनके निर्माण की दिशा में उन्होंने प्राचीन आख्यान जो है उनको अपने काव्य का वर्ण्य विषय बनाया है और सभी पात्रों का नया अभिप्राय दिया है। जैसे जयद्रथ वध है, साकेत है, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि जो इनकी रचना है इसका प्रकट उदाहरण है। दूसरी इनके काव्यगत विशेषता है वो है दार्शनिकता। दर्शन की जिज्ञासा जो थी इनके मन में वो अभिन्न थी, वह उनसे हमेशा जुड़े रहे और उनके दार्शनिक चिंतन की मुख्य 3 दिशाएं थी, ब्रह्म, और दूसरा जीव और तीसरा जगत। ये इनकी दार्शनिकता के आधार थे। इनके दर्शन उनके कलाकार के व्यक्तित्व पक्ष का परिणाम न होकर के सामाजिक पक्ष का रूपांतरण था। जैसे राम अपने कर्म के द्वारा इस पृथ्वी को ही स्वर्ग जैसे सुंदर बनाना चाहते थे और राम के वन चले जाने के बाद में वो जो प्रसंग है उनका वन चले जाने का, उसके बाद सब व्याकुल हो गए थे, पर राम जो थे वो शांत रहते हैं। ये ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन में अनंत उपेक्षित जो प्रसंग का निर्माण उन्होंने किया था और राम के जीवन में आने वाली जो विषम प्रकार की जो परिस्थितियां थी वह स्वाभाविक थी क्योंकि वह एक मानव थे। और लक्ष्मण के जीवन की जो प्रतिक्रिया में जो उन्होंने लोकोपकार किया था उस पर उन्होंने इस पर बल दी है अपनी रचना में। फिर है रहस्यात्मकता एवं आध्यात्मिकता।
साकेत की जो भूमिका है उसमें निर्गुण परब्रह्म सगुण साकार के रूप में अवतरित होता है और आत्माश्रय प्राप्त कवि के लिए जीवन में ही मुक्ति मिल जाने से मृत्यु न तो उसकी विभीषिका रह जाती है, न ही उसे मृत्यु का कोई शोक होता है, किसी प्रकार का भय होता है। तो साकेत में जो राम के प्रति अपनी भक्ति भावना इन्होंने प्रकट की है और साकेत में मुख्य रूप से उनका प्रयोजन जो था वह उर्मिला की व्यथा को चित्रित करना था, पर राम में ही राम की भक्ति भावना के गुण गाने में वे पीछे नहीं हटे। साकेत में हम जिस राम के चरित्र का दर्शन करते हैं उसमें आधुनिकता की छाप अवश्य है, किंतु उसकी जो आत्मा है उसमें राम के जो दैविक रूप है उसकी झांकी दिखाई पड़ती है और साकेत की मूल प्रेरणा भी यही है। जिस युग में राम के व्यक्तित्व को ऐतिहासिक पुरुष या मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहने का जो आग्रह चल रहा था, तो उसी में ही गुप्त जी जो थे, इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि जो वैष्णव भक्ति रही है, उसी को उसने अपने साथ में रख करके अपनी मूल भावना को प्रदर्शित किया। साकेत जो है पूजा का एक फूल है जो कवि अपने इष्ट देव के चरणों में इन्होंने चढ़ाया है। तो राम का जो चित्रांकन किया उन्होंने, राम के चरित्र का जो वर्णन किया है अपने साकेत में, तो गुप्त जी ने जीवन के रहस्य को उद्घाटित किया है और राम के जन्म के लिए उन्होंने ये पंक्तियां आपने पढ़ी होगी, जैसे किसले यह खेल प्रभु ने है किया, मनुज बनकर मानवी का पै पिया, भक्त वत्सलता इसी का नाम है और वह लोकेश लीला धाम है। फिर अगली विशेषता इनकी है कि नारी मात्र की महत्ता इन्होंने प्रतिपादित की थी। तो नारियों की जो दुर्वस्था हम आधुनिक काल में देखते हैं या पौराणिक काल में भी कहीं कहीं देखी जाती है, तो दीन दुखियों और असहायों की पीड़ा और उसके हृदय में करुणा के भाव इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भर दिए हैं। तो यही कारण रहा है कि उनके जो अनेक काव्य ग्रंथ हैं उनमें नारियों की जो पुनर्प्रतिष्ठा की गई है या पीड़ित के प्रति सहानुभूति झलकती है। तो नारियों की दशा को व्यक्त करती हुई उनकी ये पंक्तियां जो पाठक के हृदय में करुणा के भाव उत्पन्न करती है। तो यहाँ इसका तीसरा ये पॉइंट हम लिखते हैं, नारी की महत्ता का प्रतिपादन किया है। जैसे इन्होंने ये अपनी रचना में लिखा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो इन पंक्तियों को पढ़कर के जो पढ़ने वाले सहृदय पाठक है उसके मन में ये स्वाभाविक रूप से करुणा उत्पन्न होती है नारी के प्रति। फिर पति वियुक्ता नारी का वर्णन इन्होंने अपनी इनकी एक विशेषताएं हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। पति वियुक्ता नारी, जो पति द्वारा परित्यक्त या छोड़ दी गई आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक जो उदासीनता है उसके विमर्श में गुप्त जी को साकेत महाकाव्य लिखने के लिए प्रेरित किया था। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो साकेत की रचना इन्होंने की वो उसकी प्रेरणा इन्हें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली और उन्होंने ही उन्हें उर्मिला की जो उदासीनता है उसके बारे में महाकाव्य लिखने के लिए इन्होंने
गुप्त जी को प्रेरित किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती की प्रार्थना करने वाले कवि गृहिणी नारियों के दुख से द्रवित हो जाते हैं और परिवार में रहती हुई पतिव्युक्ता नारी की पीड़ा को जिस शिद्दत के साथ गुप्त जी अनुभव करते हैं और उसे जो बानगी देते हैं, उनके जो शब्द देते हैं, वह आधुनिक साहित्य में दुर्लभ है। उनकी वियोगिनी नारी पात्रों में उर्मिला जो साकेत महाकाव्य की है नारी, और यशोधरा काव्य जो है, और विष्णुप्रिया खंड काव्य जो है वो भी इनका प्रमुख है। तो उनका करुणा विप्रबल तीनों पात्रों में सर्वाधिक मर्म स्पर्शी उनकी जो करुण विप्रबल है, विप्रबल यानी वियोग, करुणापूर्ण जो वियोग है वो तीनों पात्रों में दिखाई पड़ता है। तो उनके जीवन का जो संघर्ष है, उनके जो उदात्त विचार है और आचरण की जो पवित्रता है आदि जो मानवीय जिजीविषा और उनके उद्देश्य को प्रमाणित करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो तीनों विरहिणी नायिकाएं हैं, विरह ताप में तपती हुई वे अपने तन मन को भस्म नहीं होने देती, वरना करुण क्रंदन सुनाई देता है उनके चरित्र में। साकेत की जो उर्मिला है वो रामायण और रामचरितमानस की सर्वाधिक उपेक्षित पात्र है। इस विरहिणी नारी की जो जीवन व्रत है और पीड़ा जो है, उसकी अनुभूतियां जो है, उनका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। उर्मिला जो लक्ष्मण जी की पत्नी है और अपने चारों बहनों में से एकमात्र ऐसी नारी है जिसके हिस्से में 14 वर्ष के लिए पतिव्युक्ता होने का दुख मिला है, क्योंकि सीता जी तो अपने वनगमन हो गया था उनका भगवान श्री राम के साथ ही। तो उनकी अन्य 3 बहनें हैं, जो उसमें सीता राम के साथ और मांडवी भरत के साथ और श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न के साथ में जीवन यापन करती है। तो उर्मिला का जो जीवन था और उसकी जो विरह वेदना है, वह उसको देखते हुए मैथिली शरण गुप्त ने अपनी लेखनी उस पर चलाई और वो साकार हुई। और गुप्त जी ने अपने काव्य का जो प्रधान पात्र है राम और सीता को न बना करके लक्ष्मण, उर्मिला और भरत को बनाए हैं और उर्मिला के चरित्र को विस्तार दिया है। फिर है प्रकृति वर्णन। ये उनके काव्य की विशेषताएं हैं। प्रकृति वर्णन, गुप्त जी ने जो हमारे आसपास का जो प्राकृतिक वातावरण है और नायक नायिका के दुख में प्रकृति भी हंसती और रोती हुई दिखाई पड़ती है, इसी का वर्णन उन्होंने अपने रचनाओं में किया है। फिर है भाषा शैली। भाषा शैली कैसी थी कि उनकी जो काव्य की भाषा थी वह है खड़ी बोली, काव्य की भाषा है वह है खड़ी बोली। तो इस पर उनका पूर्ण अधिकार है और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी के पास व्यापक शब्दावली है। उनकी जो प्रारंभिक रचना है उनकी भाषा तत्सम है और इसमें साहित्यिक सौंदर्य कला नहीं है। भारत भारती की भाषा भी खड़ी बोली की खड़खड़ाहट है और गुप्त जी की भाषा जो है विकसित होते होते सरस होती गई। संस्कृत के शब्द भंडार में ही उन्होंने अपनी भाषा का भंडार भरा, लेकिन जो प्रिय प्रवास उनकी रचना है उसमें संस्कृत बहुत अधिक नहीं थी। उसके बाद प्राकृत का रूप उभरा है उनकी रचनाओं में। फिर उनका काव्य जो है भाव तथा कला पक्ष दोनों की दृष्टि से सफल कहा जा सकता है। शैली कैसी थी कि मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाओं की जो शैली है उसमें विविधता दिखाई देती है, लेकिन उसमें प्रधानता जो थी वो प्रबंधात्मक इतिवृत्त शैली की रही है। एक इनकी शैली विवरण शैली भी रही है कि भारत भारती
और जो हिंदू है इसी शैली में आते हैं। तीसरी शैली जो थी गीत शैली, इनकी एक शैली जो थी इतिव्रतात्मक, इतिव्रतमय शैली। एक इतिव्रतमय शैली और दूसरी विवरण शैली। और जो तीसरी है वह गीत शैली। तो गुप्त जी ने जो नाटकीय प्रणाली का अनुगमन किया और उसमें एक इनकी जो द्वापर रचना है उसमें इन्होंने नाटकीय शैली में रचना की और गद्य और पद्य और नाटक, गीत, प्रबंध इन सब में मिश्रित शैली का उन्होंने प्रयोग किया, जिसमें जो यशोधरा हमने पढ़ा था वह मिश्रित शैली का ही एक उदाहरण है। तो इन सभी शैलियों में गुप्त जी को समान रूप से सफलता नहीं मिली। उनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि इनका प्रत्येक शैली में इनका व्यक्तित्व झलकता है और पूर्व प्रवाह है और भावों की अभिव्यक्ति में सहायक होकर के वह यहाँ हमारे सामने उपस्थित भी हुआ है। तो आज हमने पढ़ी मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषताएं, विशेष रूप से साकेत महाकाव्य के संदर्भ में।